हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड परीक्षा, फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, जो कि आपका 2027 में होगा। कब होगा बच्चों? तो वह होगा आपके 2027 में। उसके लिए हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है तो बिलियन है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो उसके बच्चों हम लोग 40 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि हर बार आते हैं। और आपका क्वेश्चन बैंक भी यहाँ से बच्चों पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसको याद करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन बैंक यहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर 2011 से अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं सभी को मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए कौन सा तरीका जो है बच्चों वह तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो सबसे पहले तो आप लोग कमेंट में यह बताइए कि यह चैप्टर आपने पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। तो आइए मैं आपको फिर भी ऐसे बताऊंगा जैसे कोई व्यक्ति नहीं भी पढ़ा होगा उसे भी समझ में आएगा। तो देखिए क्या होता है कि तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसा चीज है जिसमें आयतन नहीं है, उसमें द्रव्यमान है बच्चों। द्रव्यमान में क्या हो रहा है कि उसमें कोई भी तापक्रम का, टेम्परेचर का उस पर प्रभाव पड़ता ही नहीं है। जैसे कि हमारा यहाँ पर मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और यहाँ पर मोललता दिया हुआ है। मोलरता में क्या होता है तो लिक्विड होता है, लिक्विड टाइप। जैसे मान लीजिए जैसे कि उसमें हो गया पानी, तो पानी को अगर गर्म कीजिएगा तो वह उड़कर थोड़ा सा हो जाएगा, उसका द्रव्यमान जो है बच्चों वह कम होगा। लेकिन तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है बच्चों मोललता। मान लीजिए आपने आलू को गर्म किया, कितना भी गर्म करेंगे उसका द्रव्यमान आपका नहीं बदलेगा। इसीलिए तापक्रम पर वह जो है वह बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों। देख चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, जिसका क्या कहता है कि घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुल्ले की मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं। तो यह आपका डिफिनेशन है कि प्रति किलो प्रति केजी विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो वह कहते हैं हम लोग मोल लता। केजी अगर यहाँ पर जैसे ही आपको देखे आपको मोल लता लगाना है, जिसे हम लोग इंग्लिश में मोलेलिटी कहते हैं बच्चों। और इसको सूचित किया जाता है स्मॉल एम से। स्मॉल एम याद रखिएगा, मोलेलिटी को हम लोग सूचित करते हैं। और यहीं पर केजी के जगह पर अगर 1 लीटर होता, 1 लीटर होता तो उसको हम लोग सूचित करते हैं और वह होता बच्चों मोल रता। 1 लीटर वाला जो है वह मोल रता होता है और 1 केजी वाला अगर आपसे पूछे तो वह मोल लता होता है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। तो हिमांक का अवनमन जो है ये आपसे हर बार पूछा जाता है, तो इसको समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको समझिए आप लोग। सबसे पहले आपको यह समझना है कि हिमांक का अवनमन सबसे अधिकतम किसके लिए होता है। तो जिसका आई का मान सबसे अधिक होगा। आई यानी कि 1/2 गुणांक का मान जिसका ज्यादा होगा उसी का हिमांक का अवनमन भी सबसे अधिक होगा। तो देखिए यूरिया का तो टूटेगा नहीं, ग्लूकोज का टूटेगा नहीं, इसका 1 आ जाएगा। इसका भी ग्लूकोज का भी 1 होता है बच्चों। अगर NaCl को तोड़ा जाए, NaCl को, तो Na पर प्लस टूटेगा और प्लस बच्चों Cl पर यहाँ पर माइनस में टूट जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 1 यहाँ और 1 यहाँ, हमारा जुड़कर 2 होगा। लेकिन K2SO4 है, यह टूटेगा बच्चों 2 के प्लस में, प्लस SO4 2 माइनस में यह टूटेगा, जो कि यहाँ पर 2 और प्लस में 1, यानी कि यह 3 टूट रहा है। तो सबसे अधिक किसका हुआ? इसका बच्चों 3 हो रहा है, इसका 2, इसका 1 और इसका 1। तो बच्चों सबसे अधिक हिमांक का अवनमन किसका हुआ बताइए आप लोग। तो सबसे अधिक हुआ 3 वाला, जो कि है K2SO4। क्या है इसमें से बच्चों? तो वह है K2SO4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक हिमांक का अवनमन उसी का होता है जिसका 1/2 गुणांक सबसे अधिक होता है बच्चों। और चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम अगर चीनी घोला गया है तो उसका मोलर सांद्रण क्या होगा। यह आपसे न्यूमेरिकल में 2 मार्क्स वाले प्रश्न में भी पूछा जाता है। तो आइए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा, इसको हम लोग किस प्रकार से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर चीनी का द्रव्यमान यहाँ पर दे दिया गया है 34.2 ग्राम यहाँ पर दिया गया है। लेकिन अगर चीनी का हम लोग निकालेंगे तो वह कितना होगा बच्चों? तो 342 ग्राम। कितना? यह होगा बच्चों 342 ग्राम प्रति मोल। याद रखिएगा। और जब इसको हम लोग निकालेंगे, देखिए 34 कितना है बच्चों? 34.2 और चीनी का निकाल कर हमारा आया था बच्चों 342। जब इसको आप लोग काटिएगा तो अब आएगा आपके पास 0.1 आएगा। याद रखिएगा 0.1, और उसी 0.1 को बच्चों आपको 0.2 में भाग दे देना है, क्योंकि यहाँ पर
आपका 200 ग्राम जो है बच्चों इसका द्रव्यमान आएगा। आप निकाल कर देख सकते हैं 234 है, यहाँ पर 234.2 ग्राम है और 34 दशमलव बच्चों यहाँ पर मैं आपको नीचे लिख कर बता देता हूँ 34.2 है। तो इसको जब घटाइएगा यह 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, यहाँ पर दशमलव और यहाँ पर 2। तो बच्चों 200 हमारा आएगा। 200 ग्राम को हम लोग केजी में लिखा जाए तो हम लोग 0.2 केजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? तो 0.2 केजी। तो वही हमको 0.1 में 0.2 से भाग दे देना है और इसको जब आप भाग दीजिएगा तो 0.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर आंसर? तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है। अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि किसी बिलियन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम अगर NaOH घुला हुआ है तो उसकी मोलरता क्या होगा। तो आइए सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग NaOH का द्रव्यमान देखते हैं कितना घुला हुआ है, 2 ग्राम बोला जा रहा है। और इसको अगर द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान निकाला जाए बच्चों तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का बच्चों 16 और यहाँ पर हाइड्रोजन का होता है 1। तो जोड़ जाड़ कर हमारा क्या आएगा बच्चों? 40 आ जाएगा। यहाँ पर जोड़ जाड़ कर 40 इसका आ रहा है। तो अब इसको हम लोग निकालते हैं, किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 2 बटा हम लोग क्या करेंगे 40, 2 बटा 40 क्योंकि 2 ग्राम है। तो 2 बटा जब आप लोग 40 कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 0.05। आप भाग देकर देख सकते हैं क्या आएगा आपका 0.05 आएगा। और बिलियन का आयतन दिया गया है 200 मिलीलीटर। कितना बच्चों? 200 मिलीलीटर दिया गया है, जिसे हम लोग अगर लीटर में लिखे तो 0.2 लीटर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर पहले तो हमारा आया था 0.05 और यहाँ पर कितना लीटर बच्चों है तो 0.2 लीटर है। तो इसको जब आप भाग दीजिएगा तो 0.25 हमारा आंसर आएगा। क्या बच्चों? 0.25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि समपरासी बिलियन के बराबर होता है। तो समपरासी बिलियन को आप समझिए, समपरासी बिलियन आखिर होता क्या है। कि वैसा बच्चों यहाँ पर समपरासी जो विलयन होता है यह परासरण दाब के बराबर होता है। वैसा विलयन जो परासरण दाब के समान हो उसे ही हम लोग समपरासी विलयन कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। तो यह जो है यह मोलर सांद्रण के बराबर होता है। इसका मैंने आपको डिफिनेशन बता दिया है कि वैसा विलयन जो कि बच्चों किसके समान होता है तो परासरण दाब के समान होता है, जिसे हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको सूत्र लिखता हूँ पाई बराबर CRT और यही बोला जा रहा है कि किसके बराबर होता है। तो मोलर सांद्रण क्या है बच्चों? यहाँ पर C सबसे पहले समझिए C क्या है। तो C है हमारा बच्चों सांद्रण, C हमारा सांद्रण है, T क्या है बच्चों? ताप है। तो इसी प्रकार से मोलर सांद्रण के कौन बराबर है तो C जो है पाई के बराबर है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मोलर सांद्रण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल जाते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में बोला जा रहा है कि परासरण की क्रिया में कौन निकल पाते हैं। तो देखिए मान लीजिए जैसे आपके घर में चाय छनाता है, तो चाय छनाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है चाय नीचे चला आता है और यहाँ पर जो चाय पत्ती होता है वह रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से परासरण दाब में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, एकदम छोटा छोटा, जिसमें से वहां पर जो विलायक है वह क्या होता है कि वहां पर जो होता है विलायक वह रह जाता है और जितने भी वहां पर विलायक के जो अणु है वह निकल जाते हैं और जितने भी चीज होते हैं वहां पर वह रुक जाते हैं। याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा भी क्या जा रहा है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में कौन निकल जाते हैं। परासरण की क्रिया में कौन निकलते हैं बच्चों? तो विलायक के अणु निकल जाते हैं। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि निम्न में से बिलियन के लिए कौन अनुसंख्य गुणधर्म है। बिलियन के लिए अब हम लोग अनुसंख्य गुणधर्म को समझते हैं। अनुसंख्य गुणधर्म आखिर होता क्या है। तो अनुसंख्य गुणधर्म होता है जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। इसका डिफिनेशन क्या होता है कि वह बिलियन जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसे हम लोग अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। यह बच्चों 4 प्रकार का होता है, मैं आपको बताता हूँ। परासरण दाब क्या होता है बच्चों? तो परासरण दाब याद रखिएगा। परासरण दाब, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बच्चों और क्वथनांक का उन्नयन। 4 को याद रखिए कौन कौन। तो परासरण दाब, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। एक और जो था वह क्या होगा तो क्वथनांक का
उन्नयन। तो इसमें से कौन सा है? अर्धायु तो होगा नहीं, क्वथनांक, केवल क्वथनांक नहीं होगा बच्चों, क्वथनांक का उन्नयन होता तो हो जाता, पृष्ठ तनाव होगा नहीं। यहाँ पर प्रासरण भी नहीं होगा, यहाँ पर छूट गया होगा, प्रासरण दाब यहाँ पर होना चाहिए, प्रासरण दाब हमारा राइट आंसर होगा बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन अनुसांख्य गुणधर्म है? फिर अनुसांख्य गुणधर्म से भी हर साल आपसे पूछा जाता है, तो इसको एक बार याद रखिएगा। अनुसांख्य गुणधर्म क्या होता है बच्चों? अनुसांख्य गुणधर्म तो 4 प्रकार के होते हैं, श्यानता या इसमें होगा नहीं, पृष्ठ तनाव भी नहीं होगा, क्वथनांक भी नहीं होगा, प्रासरण दाब इसमें होगा बच्चों, प्रासरण दाब होगा, क्वथनांक का उन्नयन होता तो होता, और यहाँ पर हिमांक का अवनमन भी होता तो हो जाता, और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी होता तो होता, लेकिन ऐसे वह नहीं होगा। देखिए यहाँ पर अगला नंबर प्रश्न कि 0.01 मोलर ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 mgCl2 विलयन के हिमांक का अवनमन इसमें क्या होगा? तो वह बच्चों यहाँ पर सीधा आप लोग, मैंने 1/2 गुणांक वाला जो बताया उसका एक ट्रिक है। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको निकालना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन आप सीधा सीधा निकालिए। MgCl2 को अगर आप तोड़िएगा यहाँ पर MgCl2 को, तो आपका Mg2 प्लस में टूटेगा, Mg2 प्लस और प्लस 2Cl प्लस में यह टूटेगा। तो जब इसका 1/2 गुणांक देखिए 1 और यहाँ पर 2 कितना आ रहा है बच्चों? 3। तो यहाँ पर हिमांक का अवनमन कितना हो रहा है? तो यही हमको बता देना है कि लगभग तिगुना हमारा आंसर हो जाए। क्या 3 आ रहा है? बस आपको यही दिखा देना है कि यह लगभग तिगुना होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। CaNO3 के होल टॉय में 1/2 गुणांक होता है। CaNO3 के होल टॉय में बच्चों 1/2 गुणांक क्या होगा? तो 1/2 गुणांक बच्चों उसी प्रकार से टूटेगा, Ca2 प्लस 2NO3 माइनस में यह बच्चों टूट जाएगा, जो कि 1 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर भी राइट आंसर। विलयन के अनुसांख्य गुणधर्म निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करेगा बच्चों? घनत्व पर करेगा नहीं, द्रव्यमान पर करेगा नहीं, ताप पर करेगा नहीं, लेकिन क्वथनांक का उन्नयन है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों? क्वथनांक का उन्नयन ही होगा यहाँ पर। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो यह एक पूरा का पूरा एक प्रकार का डिफिनीशन ही है कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप एवं संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे हम लोग एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे हम लोग कहते हैं एजियोट्रोपिक मिश्रण। यह पूरा का पूरा जो है आपका एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का आपका एक डिफिनीशन है, और इसको एक और नाम से जानते हैं जिसे क्या कहते हैं बच्चों? तो स्थिर क्वांथी मिश्रण, हिंदी में इसको कहते हैं स्थिर क्वांथी मिश्रण बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न जो 14वां नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? आदर्श क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, पहले इसको समझिए। तो आदर्श घोल वह होता है जो कि रोवल के नियम का पालन करता है, लेकिन अनादर्श वह होता है जो कि रोवल के नियमों का बिल्कुल भी पालन न करे, उसे हम लोग अनादर्श कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में कौन आदर्श नहीं है? आदर्श अगर नहीं है तो वह क्या होना चाहिए बच्चों? वह अनादर्श होना चाहिए। अगर वह आदर्श नहीं है तो अनादर्श होगा, और इसमें से अनादर्श का जो है एग्जाम्पल है यहाँ पर बच्चों क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। याद रखिए क्या है बच्चों? तो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को क्या कहते हैं? उस घोल को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग बताइए। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का अगर द्रव्यमान देखा जाए तो वह कितना दिया गया है? 18। इसका मोलर द्रव्यमान जब आप द्रव्यमान निकालिएगा तो वह आ जाएगा बच्चों आपका 180 आ जाएगा। तो बस वही करना है, 18/180 जिस प्रकार से ऊपर हम लोग कर रहे थे, और निकाल कर हमारा 0.1 आएगा। और विलायक का द्रव्यमान बच्चों 1000 ग्राम यानी कि केजी में बोला जाए तो 1 केजी दिया गया है, तो वही करना है 0.1 को 1 से भाग दीजिएगा तो आपका 0.1 ही आएगा। अगर 1 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाए तो वही संख्या आ जाता है। बस इतना याद रखना है कि यह ग्राम में है यानी कि केजी में है, तो यहाँ पर मोलल होगा, 0.1 मोलल हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक क्वथनांक वही जिसका 1/2 गुणांक सबसे अधिक होगा। ग्लूकोज का 1 हो जाएगा, सुक्रोज का भी 1 होगा, यूरिया का भी 1 होगा, लेकिन NaCl को जब आप तोड़िएगा Na+Cl माइनस में, तब यह 2 बार में टूटेगा, याद रखिएगा। और सबसे अधिक क्वथनांक भी NaCl का ही है। यहाँ पर जल में 1% NaCl जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों
सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि HCl एवं H2O के, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए HCl एवं H2O के जियोट्रॉपिक मिश्रण के बारे में बोला जा रहा है, तो इसका जब आप मिश्रण कीजिएगा तब उसमें क्या होता है, वह होता है यहाँ पर बच्चों 20.2% HCl। क्या होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और H2O क्या होता है बच्चों, जिसे हम लोग जल कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दर्शाता है बच्चों। तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को कौन दर्शाएगा, तो एथेनॉल वाला बच्चों याद रखिएगा दर्शाएगा। एथेनॉल कौन है बच्चों, तो C2H5OH और CH3CO CH3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि किसी विलयन के प्रसरणी दाब को निम्नलिखित में समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। किस समीकरण द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है, तो प्रसरण दाब को बच्चों या तो आप P से सूचित कर सकते हैं, P बराबर CRT, या फिर बच्चों P को ही आप लोग यहाँ पर पाई लिख सकते हैं, पाई बराबर CRT। यही होता है बच्चों, P का मतलब भी प्रेशर होता है और पाई का भी बच्चों सिंबल उसी के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो अब यहाँ पर बताना है कि कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। हमने 4 प्रकार के अनुसंख्य गुणधर्म के बारे में जाना था, कौन कौन बच्चों, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, केवल वाष्प दाब नहीं होता है, तो यह हमारा फर्स्ट वाला ही गलत हो गया। और यहाँ पर हिमांक का अवनमन होता है, प्रसरणी दाब भी होता है और क्वथनांक का उन्नयन भी होता है। और बोला गया इसमें से कौन गलत है बच्चों, तो गलत कौन है, तो वह है वाष्प दाब। वाष्प दाब नहीं होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, तो वह हो जाता है बच्चों। लेकिन यहाँ पर गलत आंसर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग राइट आंसर लगाएंगे। निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का प्रसरण दाब असामान्य है, तो किसका बच्चों प्रसरण दाब असामान्य होगा, याद रखिएगा। यूरिया का एक होता है, ग्लूकोज का एक, सुक्रोज का एक, सबका एक एक आ रहा है, लेकिन साधारण लवण यानी कि NaCl, साधारण लवण का मतलब होता है बच्चों NaCl, जिसे हम लोग नमक के भी नाम से जानते हैं, उसका होता है दू बच्चों। तो दू होता है, सबसे अलग हो गया बच्चों, इसीलिए असामान्य क्या होगा, साधारण लवण हमारा राइट आंसर। देखिए अब 22वां नंबर प्रश्न क्या है कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक विचलन को दर्शाए उसे हम लोग बच्चों अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन, आदर्श और अनादर्श विलयन का डिफिनेशन भी याद रखिएगा, क्योंकि आपसे बार बार पूछा जाता है, 2025 में भी आपसे पूछा गया था। तो किस प्रकार से बताएंगे हम लोग कि वैसा विलयन जो कि बच्चों आदर्श की क्या बच्चों राउल्ट के नियम का पालन करता है, वह भी बच्चों सभी सांद्रण और बच्चों सभी ताप एवं सांद्रण पर जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम लोग आदर्श कहते हैं, और जो पालन नहीं करता है उसे हम लोग अनादर्श कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। समपरासी विलयन के बराबर क्या होता है, तो समपरासी विलयन के बराबर मैंने आपको बताया था क्या होता है बच्चों, मोलर सांद्रण ऑप्शन में दे या फिर प्रसरणी दाब दे। हमारा आंसर क्या होगा, चूंकि यहाँ पर फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, क्या था बच्चों, P बराबर यहाँ पर बच्चों CRT। क्या था बच्चों, P बराबर CRT। समपरासी विलयन किसके बराबर होता है, तो समपरासी विलयन होता है प्रसरणी दाब के। यहाँ पर अगर मोलर सांद्रण भी दे, चूंकि मोलर सांद्रण को भी यहाँ पर दिया गया है, तो वो भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य सबसे कम प्रभावी है बच्चों, तो सबसे कम विद्युत अपघट्य प्रभावी इसमें से कौन है, जल्दी से आप लोग बताइए। यहाँ पर सबसे कम प्रभावी देखा जाए तो वह हो जाएगा बच्चों KBr, क्योंकि इसका ज्यादा निकाल कर देखिएगा सभी का ज्यादा आएगा, लेकिन KBr का सबसे कम आएगा, इसीलिए कम प्रभावी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी आदर्श गैस पर एक प्रक्रम प्रक्रिया दिया जाए बच्चों, यहाँ पर यह और यह दिया जाए तो अब क्या होगा, यहाँ पर ताप घटेगा, बढ़ेगा या फिर बच्चों नियत रहेगा, जल्दी से आप लोग बताइए यहाँ पर कौन सा सिचुएशन आएगा। तो यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर आपका उष्मा की बात किया जा रहा है, उष्मा निकल रहा है, उष्मा अगर निकल रहा है तो यहाँ पर जो है क्या होगा, ताप घटेगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तापक्रम घटेगा, उष्मा क्योंकि निकल रहा है इसीलिए यहाँ पर तापक्रम घटेगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है बच्चों, तो अनुसंख्यक गुणधर्म यहाँ पर कौन कौन सा होता है, पहले इसको देखिए। हिमांक का अवनमन होता है बच्चों, वह दाब का अपेक्षिक अवनमन भी होता है और क्वथनांक का उन्नयन होता है, लेकिन प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है यह नहीं होता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन नहीं होता है, तो नहीं हमारा कौन होगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि 5% केन शुगर जिसका अनुभार भी यहाँ पर 342 दे दिया गया है,
आइसोटोनिक है बच्चों, तो 1% घोल X के साथ का अनुभार कितना होगा? जल्दी से बताइए इसका अनुभार क्या होगा। यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाना है, W क्या लगाना है बच्चों, W बट्टा M गुना बच्चों भी, जो कि क्या होता है, द्रव्यमान बटा मोलर, मोलर द्रव्यमान गुना आयतन। तो आइए इसको हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग निकालते हैं अगर W1M1 वाला फॉर्मूला पर, तब आपका आंसर आपका निकल कर आ जाएगा 68.4। चूंकि यहाँ पर जगह कम है इसके लिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर बताने में थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ पर समझ आइए 68.4%, उस पर आप चाहे तो निकाल सकते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि किस सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का मोल आयतन कितना होगा? तो सामान्य ताप एवं दाब पर बच्चों 22.2 लीटर होता है। कितना आयतन होता है? तो 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? जलीय घोल में बच्चों सबसे अधिक किसका होता है? तो आइए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। Na जो है यहाँ पर जब टूटिएगा तो Na प्लस और OH माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? OH माइनस हो जाएगा, जो कि आप निकालिएगा तो एक और एक क्या होगा यहाँ पर आपका आएगा बच्चों निकल कर 2। यहाँ पर इसका कितना आया बच्चों? 2। Na2SO4 का जब आप निकालिएगा 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, तब आपका बच्चों 3 आयन आएगा। और यही बच्चों अगर NH4 और NO3 का निकालिएगा तो NH4 प्लस प्लस NO3 माइनस, जो कि आपका 2 आयन आएगा। और यही अगर KNO3 का निकालिएगा तो भी बच्चों 2 आयन आएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे अधिकतम किसका है? अधिकतम किसका है बच्चों? यहाँ पर सब 2 है, लेकिन Na2SO4 जो है 3 है, इसीलिए हमारा सबसे अधिकतम किसका होगा? Na2SO4 का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है कि एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? इस घोल का सांद्रण देखा जाए तो जब आप इसका सांद्रण निकालिएगा, जो कि क्या है बच्चों 0.0821 बट्टा में किया जाए बच्चों तो 0.0821 गुना 300 अगर आप लोग करते हैं तब आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर अगर आप लोग निकालिएगा बच्चों तो वह आ जाएगा 0.003 बच्चों यहाँ पर आ जाएगा। चूंकि बच्चों यहाँ पर 1/300 करना है, सीधा सीधा बोला जाए तो 1/300 को अगर आप निकालिएगा तब आएगा 0.0033 मोल बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन कि 0.1 क्या है बच्चों? 0.1 BaNO3 के घोल का 1/2 गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर क्या होगा? तब बच्चों यहाँ पर विघटन स्तर 87% हो जाएगा। कितना? 87% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि प्रसरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? प्रसरण दाब को बच्चों हम लोग यहाँ पर किस समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? तो P बराबर CRT, जो कि मैंने आपको बार बार ऊपर बताया है। पाई बराबर CRT होता, फिर भी हमारा यहाँ पर वह राइट आंसर हो जाता। आदर्श विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन गुण होता है? तो आदर्श विलयन जो है यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श जो है करता है, और अनादर्श जो है बच्चों वह कौन होता है जो नहीं करता है? तो अनादर्श जो होता है वह नहीं करता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक क्या होता है? कम हो जाता है, क्यों? तो पहाड़ जितना आप ऊंचाई पर, पहाड़ की ही बात नहीं है, आप जितना ऊंचाई पर जाइएगा वहां जो है वहां आपको क्वथनांक कम होगा, तापमान भी बच्चों कम होगा। क्या होगा? तापमान जो है वहां पर कम होगा। जितना ऊंचा जाइएगा आपको गर्मी कम लगने लगेगा, गर्मी जो है आपको महसूस होना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्वथनांक कम हो जाता है। इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है, क्योंकि वह वायुमंडलीय दाब जो है वह कम होता है। वायुमंडलीय दाब वह कम होता है। याद रखिएगा यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम होते चला जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास बच्चों 34 प्रश्न ही थे, तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि 34 में से आपका कितना सही हुआ। और अगर यह वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी बच्चों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।